हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का हमारा यूनिट 4 सेमेस्टर 2 का नेचर ऑफ स्टेट एंड इट्स अपैरेटस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है बहुत लेंदी होता है, इस वजह से पार्ट वाइज बनाया गया है। पार्ट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये जो पार्ट वाइज बनाया गया है ना, चैप्टर वाइज बनाया गया है, सीरियल वाइज। ठीक है, कहीं पे भी कोई टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, तो वहाँ जाकर आप पार्ट वाइज चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको समझा दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसका भी वीडियो बना हुआ है, देख ज़रूर लेना। और अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखो, इससे पहले हमने चैप्टर में समझा था नेचर ऑफ स्टेट को, स्टेट क्या होता है। ठीक है, जिसमें हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझा था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, जियाउद्दीन बरानी के फतवाए झांदरी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने सुल्तान्स के बारे में पढ़ा था। अब हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ग्रीस एंड द रोमन वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, ग्रीस में हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें रोम के बारे में पढ़ना है। ग्रीस में हमने ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में स्टडी की, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब का क्या मानना है स्टेट को लेके। अब हम रोमन वर्ल्ड में पढ़ेंगे सिसरो के बारे में, फिर आगे और भी पढ़ेंगे टॉपिक्स जिसमें हम देखेंगे उनका क्या मानना है स्टेट को लेके। ठीक है, तो यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो ये वाला टॉपिक है सिसरो एंड द रोमन वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ब्रॉड क्वेश्चन बन सकता है 8 मार्क्स का। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था सिसरो के बारे में क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू सिसरो, 8 मार्क्स। ठीक है, आंसर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, जहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, एंड जहाँ पे ख़त्म होगा हमारा ये टॉपिक सिसरो वाला, वहीं तक आपका पूरा ये 8 मार्क्स का आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत खुद से छोटा मोटा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि 8 मार्क्स में आपको एटलीस्ट पूरा 1 पेज और दूसरे का आधा 2 पेज तो चाहिए। ठीक, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं सिसरो के बारे में कि सिसरो का कंसेप्शन क्या था स्टेट को लेके, और सिसरो कौन है। ओके, तो ये जो है आपका इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है। फर्स्ट टू लेके 4th पॉइंट तक जो अभी हम पढ़ेंगे ये इंट्रोडक्शन है अबाउट सिसरो। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम सिसरो को जानेंगे कि सिसरो कौन है। ओके, तो दोस्तों सिसरो का फुल नेम, पूरा नाम क्या था? मार्कियस ट्यूलियस सिसरो। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। वॉज बॉर्न इन अ कंट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ इटली। तो इनका जन्म हुआ था कौन से देश में? इटली के देश में, मतलब इटली में इनका जन्म हुआ था। एक जगह थी, डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था, इटली के एक डिस्ट्रिक्ट में। तो आज जो हम यूनिफाइड इटली देखते हैं ना, इटली एक पूरा एक देश है, उस समय ऐसा नहीं था। इटली टुकड़ों में बटा हुआ था, इटली अलग अलग प्रोविंसेस में बटा था, जिसको अलग अलग रूलर्स क्या करते थे, रूल करते थे। तब वो यूनिफाइड नहीं था जैसा आज है। ठीक है, तो वहाँ पे इटली में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म जो है 106 BC में हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 106 BC, एंड इनकी डेथ कब हुई थी? 43 BC में। ठीक है, BC आप जानते हो बैकवर्ड काउंटिंग होती है, और BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जिसको BCE भी बोला जाता है, यानी बिफोर कॉमन एरा। तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए हिस्ट्री में। ठीक है, और ये डेट आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप मेंशन करोगे अपने आंसर में। ही वॉज अ मैन ऑफ हम्बल बर्थ। तो ये जो है इनका जन्म हुआ था एक गरीब फैमिली में, यानी कि एक मिडिल क्लास फैमिली आप बोल सकते हो। कोई बहुत बड़े रिच फैमिली में इनका जन्म नहीं हुआ था, यानी नोबल फैमिली में नहीं हुआ था। ठीक है, हम्बल बर्थ मीन्स बीइंग बॉर्न इनटू अ पुअर फैमिली और नॉट इनटू अ नोबल फैमिली। ठीक है, बट ही होल्ड्स हिज प्लेस इन हिस्ट्री बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रोमन ऑरेटर्स। अब इनका जन्म इतने बड़े फैमिली में नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। कैसे? अपने काम से। तो ये कोई आसान बात नहीं होती कि इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम चला जाए। ठीक है, अगर बहुत अच्छा ऐसा काम किया तो जाएगा। ठीक है, तो इनका नाम गया। ठीक है, इतने अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट की वजह से गए, है ना। कैसे? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रोमन ऑरेटर में से एक थे। ठीक है, रोमन ऑरेटर्स, ऑरेटर्स कौन होते हैं? ऑरेटर्स यानी जिनके पास स्पीकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उनको ऑरेटर कहा जाता है, जो कि अपने बातों से क्या कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं अपनी खुद की। ठीक है, इतना अच्छा स्पीकिंग पावर होता है उनके पास। तो हमें भी एक ऑरेटर की तरह होना चाहिए, यानी हमारे अंदर भी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, बात ऐसी करनी चाहिए कि इंसान को समझ आए हमारी। ठीक है,
वो हमारे बातों से अट्रैक्ट हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छे ऑरेटर थे, रोमन ऑरेटर्स में से एक थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द रोमन ऑरेटर्स। जितने भी रोमन ऑरेटर्स थे ना, उन सभी में से ये ग्रेटेस्ट थे, ठीक है, सबसे अच्छे थे। तो समझ आया। आगे देखते हैं। तो हमें क्या समझ आया भाई फर्स्ट पॉइंट में, कि इनका पूरा नाम क्या है, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, और बहुत बड़ी फैमिली में नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने अपने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। कैसे? तो ये सभी रोमन ऑरेटर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, एट द सेम टाइम सिसरो वॉज अ फेमस लॉयर एंड अ थिंकर। अब ये रोमन ऑरेटर्स थे, उसी सेम टाइम में ये एक बहुत ही अच्छे फेमस लॉयर थे, वकील थे, और साथ ही साथ एक विचारक थे, ठीक है। थिंकर मीन्स विचारक या चिंतक, ठीक है। तो सोचो, एक आदमी और मल्टी टैलेंटेड, मतलब ऑरेटर भी है, लॉयर भी है, थिंकर भी है, पॉलिटिशियन भी है, ठीक है। ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड हिज ओन एज एंड इट्स सक्सीडिंग पीरियड्स। तो ये बहुत सारे लोगों से प्रभावित भी हुए अपने एज में, आगे जाके जो सक्सीडिंग पीरियड से, मतलब ये हर टाइम जो है इन्फ्लुएंस होते थे, बहुत सारे लोगों से ये इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। एज अ थिंकर ही शोड लिटिल ओरिजिनलिटी बट वर कीनली इंटरेस्टेड इन मैनी साइड्स ऑफ लाइफ। तो ये थिंकर थे, विचारक थे, सोच विचारक थे, सोचने का काम भी करते थे, विचार करने का। तो ये इनकी ओरिजिनलिटी बहुत कम दिखाते थे, बट इनका लाइफ के मैनी साइड्स में इनका इंटरेस्ट था, मीन्स जीवन के अलग अलग पहलू पर इनका इंटरेस्ट था, ये उसके बारे में सोचते थे। दो सिसरो वॉज एन अकम्प्लिश्ड ऑरेटर। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है हाईली स्किल्ड, क्योंकि सिसरो एक बहुत ही हाईली स्किल्ड ऑरेटर थे। ही बिलीव्ड हिज पॉलिटिकल कैरियर वॉज हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स। इनका मानना था कि इनका जो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स है, जो इनको मिला है, वो क्या था? इनका पॉलिटिकल कैरियर। जो इनको पॉलिटिकल कैरियर इनका मिला, वो उनका इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखो, एज अ पॉलिटिशियन, अब ये राजनेता भी थे। ही वॉज एसेंशियली कंजर्वेटिव। ये क्या थे? एक रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे, यानी पुरानी सोच वाले, ठीक है। हिज कॉन्स्टेंट एफर्ट वॉज टू यूनाइट बोथ द हायर एंड प्रॉपर्टीड क्लासेस ऑफ रोम अगेंस्ट द फोर्सेज ऑफ डिसऑर्डर। इनका हमेशा से यही एफर्ट रहता था, यही रहता था कि ये क्या कर सके, हायर क्लासेस को, अमीर लोगों को, प्रॉपर्टीड क्लासेस लोगों को, ठीक है, जो सारे अमीर वर्ग के लोग हैं, उन सभी को एक साथ ज्वाइन कर सके, एक साथ मिला सके। प्रॉपर्टीड मतलब जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, इधर प्रॉपर्टी, इधर ज़मीन, उधर ज़मीन, बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। प्रॉपर्टीड क्लासेस, हायर क्लासेस मीन्स उस समय हायर क्लास, लो क्लास हुआ करता था। तो जो हायर क्लास है, प्रॉपर्टीड क्लासेस में ना, सब जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उन सभी को वो एक रूम में एक साथ करना चाहते थे, यूनाइट करना चाहते थे। अगर उनके बीच यूनिफिकेशन होगा, ये अमीर लोग एक साथ हो जाएंगे ना, तो इससे क्या होगा, जो गलत लोग हैं या फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर, जो बुराई है, उसको वो ख़त्म कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट वो रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इतने शक्तिशाली है, उनका मानना था कि जो हायर प्रॉपर्टीड क्लासेस है, ये एक साथ मिल जाए तो इतने शक्तिशाली है कि ये बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनका हमेशा से कोशिश रहता था कि क्या करे, इन लोगों को, इस वर्ग को एक साथ मिलकर रखे, जिससे कि जो फोर्सेस ऑफ डिसऑर्डर है, जो भी खराबी है, जो भी बुरे लोग हैं, उनसे बचा जा सके, ठीक है। ये इनका मानना था। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, तो ये इनका मानना था कि अमीर लोगों को एक साथ रखना है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप भी अपने आंसर में स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। आंसर कैसे स्टार्ट करोगे वो भी बता देती हूँ। तो आपको ये जो लिखा हुआ है ना बॉक्स, इसको मत लिखना, ठीक है। आंसर स्टार्ट करोगे, इंट्रोडक्शन लिखना ब्रॉड करके, और फिर इन पॉइंट्स को लिख देना, 4 पॉइंट्स, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक जो इसी का दिया हुआ है, सिसरोस कंसेप्शन ऑफ स्टेट। अब ये आपका सेकेंड टॉपिक है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन समझा कि सिसरो कौन थे, ठीक है, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इनके, सब समझा। लेकिन अब देखेंगे स्टेट को लेकर इनका क्या मानना था, जो कि मेन टॉपिक है हमारा, ठीक है। कंसेप्शन का मतलब होता है आइडिया, ठीक है। स्टेट को लेकर इनका क्या आइडिया था। A to L पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, सिसरोज व्यू ऑन द स्टेट इज हाईलाइटेड इन हिज वर्क ऑन द स्टेट, रिपब्लिक एंड हिज ऑन द लॉज। अब ये इनकी 3 बुक्स है, नाम ध्यान रखना इनके 3 बुक्स का। सबसे पहला ऑन द स्टेट, फिर दूसरा है रिपब्लिक। इससे पहले आप जानते हो रिपब्लिक बुक और किसने लिखा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपका होमवर्क है, आप बताओगे रिपब्लिक बुक और किसने जो है लिखी थी, ठीक है, पढ़ाया हुआ है, ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो इन्होंने भी रिपब्लिक बुक लिखी, ठीक है, इनकी बुक का नाम भी रिपब्लिक था। तो इनका दूसरा बुक था रिपब्लिक, और तीसरी बुक थी ऑन द लॉज,
ठीक है। ये इसमें इन 3 बुक्स में, वैसे तो और भी बुक्स इन्होंने लिखी है, बट इन 3 बुक्स में इन्होंने स्टेट के बारे में बताया है, स्टेट को हाईलाइट करते हुए बताया है कि स्टेट के बारे में इनका क्या मानना था। ठीक है। इनफैक्ट सिसरो इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल थिंकर टू गिव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। क्या माना जाता है कि सिसरो को रिगार्ड किया जैसे सबसे पहले सामाजिक और राजनीतिक विचारक के रूप में, जिन्होंने स्टेट का एक क्लियर डेफिनेशन दिया है, स्टेट के बारे में पूरा डेफिनेशन बताया है कि हाँ भाई स्टेट क्या होता है। ठीक है। क्योंकि इससे पहले लोगों ने भी स्टेट के बारे में बात की है, बट एक डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं मिली, लेकिन ये पहले थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें स्टेट के बारे में बताया है। ठीक है। सोशल मीन्स सामाजिक, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, और थिंकर मीन्स विचारक। ठीक है। तो सामाजिक राजनीतिक विचारक थे ये, है ना, जिन्होंने हमें स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। ओके। हिज कंसेप्शन अबाउट स्टेट डेवलप्ड अंडर नोटेबल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, पॉलीबियस एंड अदर्स। देयर इन्फ्लुएंस वॉज कम्बाइंड विद द रोमन ट्रेडिशन। अब देखो इनका जो कंसेप्शन था, मीन्स इनका जो आइडिया था स्टेट को लेके, वो कैसे डेवलप हुआ। कोई भी चीज़, मान लो बच्चा है, ठीक है, वो बड़ा होगा तो उसमें डेवलप कैसे होगी कोई भी चीज़, उसका इंटरेस्ट जब वो लोगों को देखेगा, उनसे इन्फ्लुएंस होगा, है ना। तो उसी तरीके से सिसरो भी इन्फ्लुएंस हुए। किन से इन्फ्लुएंस हुए? ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर्स जो थिंकर्स थे, लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, पॉलीबियस और भी बहुत सारे थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है। ये तो रोम के है ना सिसरो, तो इनसे पहले जो ग्रीक फिलोसोफर्स आ चुके थे, इनकी बातों से, इनसे बहुत ज़्यादा, इनके काम से ये इन्फ्लुएंस हुए, और उसी के चलते फिर आगे जाके इनका भी जो कंसेप्शन बन गया, आइडिया बन गया स्टेट को लेके, ये भी उसके बारे में सोचने लगे फिर। ठीक है। साथ ही साथ इनका जो इन्फ्लुएंस था वो कंबाइन हुआ रोमन ट्रेडिशन के साथ, यानी कि ये रोम में रहते थे तो जो रोमन ट्रेडिशन था उससे भी वो प्रभावित हुए, फिर ग्रीक फिलोसोफर्स ने जो स्टेट के बारे में कहा था उससे प्रभावित हुए, तो दोनों कंबाइन करके इनके माइंड में स्टेट को लेके आइडिया आया। ठीक है। उसके बारे में इन्होंने सोचा। तो ये जो है प्रभावित किस किस से हुए? प्लेटो से, पॉलीबियस से, एरिस्टोटल से और भी बहुत सारे। The state as interpreted by Cicero appears primarily as the expression of the general interest of all its free citizens. स्टेट जैसा कि उन्होंने इंटरप्रेट किया है सिसरो ने, वो कैसा दिखाई देता है? वो ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ पे सारे सिटीजन्स क्या हो, फ्री हो, सब लोग क्या हो, फ्री हो, और उनके इंटरेस्ट को, उनका जो जनरल इंटरेस्ट है उसको माना जाए, सुना जाए। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग स्टेट में सारे सिटीजन्स फ्री होने चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है। जो जनरल इंटरेस्ट होता है, जो होना चाहिए, सिटीजन्स को मिलना चाहिए अधिकार, वो उनको मिले। द मेजर पर्पस ऑफ द स्टेट इज द प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी। अब उनका जो मेजर पर्पस है स्टेट को लेके, उनका कहना ये है कि स्टेट का काम है सुरक्षा करना। ठीक है। किसकी? प्रॉपर्टी की। स्टेट में जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे लोगों की प्रॉपर्टी हो, लोगों की प्रॉपर्टी होती है ना। प्रॉपर्टी मीन्स क्या? प्रॉपर्टी मीन्स सब कुछ, लोगों का जो भी जान है, ठीक है, लोगों के सामान है, इधर उधर पेड़ पौधे हैं, तो मतलब ये जो भी स्टेट में चीज़ें आ जाती है, जो भी सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, वो सब आपकी प्रॉपर्टी है स्टेट की, तो उसकी सुरक्षा करना स्टेट का काम है। ठीक है। सिसरो ऑल्सो इज द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश द स्टेट फ्रॉम गवर्नमेंट। सिसरो ही पहले थे जिन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट को डिस्टिंग्विश करके बताया, उसको डिफरेंट करके बताया कि कैसे स्टेट अलग है, कैसे गवर्नमेंट अलग है। वरना सब पहले क्या करते थे, स्टेट और गवर्नमेंट को एक जैसा ही ट्रीट करते थे, दोनों को एक ही मानते थे। बट उन्होंने क्या किया, स्टेट को बताया कि स्टेट अलग कैसे है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो कि सरकार होती है, जो चलाने वाली है, जो चलाएगी स्टेट को, और स्टेट क्या है भाई, स्टेट को बताया कि स्टेट अलग चीज़ है। तो उन दोनों के बीच डिफरेंस भी किसने बताया? सिसरो ने। द कंसेप्शन ऑफ स्टेट एज कंसीव्ड बाय सिसरो मे बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो उनके अकॉर्डिंग जो स्टेट को लेकर उनके विचार थे, उनका जो आइडिया था स्टेट को लेके, वो यहाँ पे बताया गया है आगे के पॉइंट्स में। ओके। According to Cicero, all that is distinctively human depends on the existence and well-being of the state. It is within the framework of state that civilization was born, grew and flourished. अब सिसरो के अकॉर्डिंग उनका ये मानना है, सिसरो का, कि ह्यूमन किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेट के एग्जिस्टेंस पे, यानी स्टेट होगा तो ही इंसान है, ह्यूमन है, और स्टेट अच्छे से रहेगा, वेल-बीइंग ऑफ द स्टेट मीन्स स्टेट अच्छा होगा तभी ह्यूमन है। ठीक है। तो ह्यूमन डिपेंड करता है उसके एग्जिस्टेंस पे और उसके वेलबींग पे। विदाउट द एग्जिस्टेंस एंड द वेलबींग ऑफ द स्टेट, ह्यूमन कांट एग्जिस्ट। ओके। तो ह्यूमन पूरी तरीके से एग्जिस्ट एंड वेलबींग ऑफ द स्टेट पे डिपेंड करता है।
और वो बताते हैं कि ये वही फ्रेमवर्क है स्टेट का, ये वही राज्य है जहाँ पे सिविलाइजेशन आई, बॉर्न हुई, जन्मी, वहीं पे उसने ग्रो किया, ठीक है, वहीं पे पली बड़ी और वहीं पे फ्लरिश्ड हुई, यानी वहीं पे वो सक्सेसफुल हुई, ठीक है। तो विदाउट स्टेट हम नहीं मान सकते ह्यूमन को, ह्यूमन पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेड है, क्योंकि वहीं पे उसका जन्म होता है, वहीं पे वो पलता बढ़ता है, वहीं पे वो फ्लरिश्ड होता है, सक्सेसफुल होता है, ठीक है। और जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आई वो इसी तरीके से स्टेट के फ्रेमवर्क में ही पली बड़ी है, फ्लरिश्ड हुई है। ओके, आगे देखो। थ्रू स्टेट मैन आर एबल टू फुलफिल देयर रैशनल एग्जिस्टेंस राइजिंग अबव देयर एनिमल कंडीशन। ये स्टेट ही है जिसके थ्रू इंसान क्या कर पाते हैं, अपने रैशनल एग्जिस्टेंस को फुलफिल कर पाते हैं। रैशनल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एज इट इज, मतलब जो चीज़ रियलिटी है उसको समझ पाते हैं, सही गलत में डिसीजन ले पाते हैं। तो ये जो रैशनल एग्जिस्टेंस उनके पास आई है, ये वही चीज़ है जो कि उनको ऊपर करती है एनिमल कंडीशन से। वरना इंसान और एनिमल में, जानवर में क्या अंतर है? खाते तो इंसान भी है, खाते जानवर भी है, चलते फिरते हम इंसान भी है, कहीं पे भी एनिमल भी चलते फिरते हैं, फिर भी हम दोनों में अंतर क्या है, हम दोनों में अलग क्या चीज़ है एनिमल और ह्यूमन में? वो अंतर ये है कि हमें ये पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारे अंदर बुद्धि है जो कि एनिमल के पास नहीं है। हमारे पास रैशनल एग्जिस्टेंस है ना। तो वो जो रैशनल एग्जिस्टेंस है वो कैसे बिल्डअप हुआ? स्टेट के थ्रू हुआ, ठीक है, जो कि हमें जानवरों से अलग बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। The state also provides an environment favorable to the flourishing of culture and philosophy, which is considered the climax of cultural advancement. Without the state, philosophy would not have been born, and without philosophy guidance, state is like a radarless ship. अब देखो, वो ये भी कहते हैं कि स्टेट हमें प्रोवाइड करता है एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि फेवरेबल हो हमारे लिए, ताकि हम फ्लरिश कर सके कल्चर को और फिलॉसफी को, जिसको कल्चरल एडवांसमेंट का क्लाइमेक्स कहा जाता है। यानी बिना स्टेट के ना ही तो कल्चर बन पाता और ना ही तो फिलॉसफी बन पाती, ठीक है। और ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना फिलॉसफी के स्टेट बन ही नहीं सकता था, स्टेट का जन्म ही नहीं हो सकता था, क्योंकि विदाउट फिलॉसफी गाइडेंस नहीं मिल पाता। अगर स्टेट को गाइडेंस ही नहीं मिल पाता तो वो एक रडारलेस शिप की तरह होता, मतलब जिसका कोई भी क्लियर एम ना हो, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर ना हो उसे फॉलो करने वाला। तो रडारलेस शिप मीन्स एक ऐसा शिप जिसका कोई रडार ही ना हो, जिसका कोई लोकेशन ही ना हो, वो ऐसा ही चल फिर रहा है, ठीक है। तो मतलब फिलॉसफी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेट के गाइडेंस के लिए कि स्टेट कैसे चलाना है। तो फिलॉसफी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे आई? जब स्टेट का जन्म हुआ। बिना स्टेट के फिलॉसफी नहीं आती, और कल्चर ये भी नहीं आता। तो कल्चर और फिलॉसफी स्टेट के बनने पर ही आई है, क्योंकि स्टेट ऐसा एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बना देता है जिसकी वजह से ये कल्चर और फिलॉसफी क्या होती है, फ्लरिश्ड हो पाती है, ठीक है, बन पाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखो। सिसरो वॉज अ बिलीवर इन रिपब्लिक। He said, "Nothing in the world is more precious to me than the republic herself." तो सिसरो जो है मानने वाले हैं रिपब्लिक को। ही फेवर्स रिपब्लिक। रिपब्लिक आप सभी जानते हो, जिसमें सारे सिटीजन्स के पास क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, अलग अलग राइट्स होते हैं। तो सारे सिटीजन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है, इक्वालिटी मिलती है उन्हें, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, अपना सरकार चुनने का मौका मिलता है। तो सिसरो वॉज अ बिलीवर इन रिपब्लिक। वो रिपब्लिक गवर्नमेंट को मानते थे। वो कहते हैं कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई भी चीज़ कीमती नहीं है रिपब्लिक से ज़्यादा। मीन्स रिपब्लिक खुद में ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, उसके बिना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मेरे लिए इतनी प्रीशियस, इतनी कीमती। उनके लिए सबसे कीमती चीज़ क्या थी? रिपब्लिक, ठीक है। तो वो रिपब्लिक को फेवर करते थे। अकॉर्डिंग टू सिसरो, ट्रू ओनर रेस्ट ऑन वर्च्यू, एंड द हाइएस्ट वर्च्यू, दैट इज टू से ग्रेटेस्ट ओनर, इज वन इन सर्विंग द स्टेट। One way to serve the state is to govern the state, and those who govern wisely are far superior to those who do not participate in politics. अब देखो, सिसरो का मानना था कि हमें जो वर्च्यू मीन्स जानते हो सही गलत में फैसला कर पाना, ठीक है। तो जो ट्रू ओनर है, हमारा जो अस्तित्व है वो वर्च्यू पे टिका हुआ है। और ये जो वर्च्यू है ये हमें कैसे मिलेगा? जो हाईएस्ट वर्च्यू है वो कैसे मिलेगा? ये वैसे मिलेगा जब हम अपने स्टेट को गवर्न कर पाएंगे, अपने स्टेट को सर्व कर पाएंगे, अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक है, तभी हम इस वर्च्यू को पा पाएंगे, ठीक है। और वो बताते हैं कि हम अपने स्टेट को कैसे सर्व कर सकते हैं, अपने स्टेट की मदद कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? उसको गवर्न करके। अब गवर्न कैसे करना है? अब देखो, जैसे हमने बोला ना कि वो फेवर करते हैं रिपब्लिक को, तो रिपब्लिक में लोगों के पास पावर होती है कि वो अपनी सरकार चुने, वो डिसीजंस ले, है ना। तो
वो बताते हैं कि आपको क्या करना है, अपना गवर्न करना है, डिसीजन लेना है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने स्टेट को सर्व कर सकते हो। और वो कहते हैं कि जो लोग थोड़ा बहुत भी कुछ काम करते हैं ना पॉलिटिक्स में, यानी पार्टिसिपेट करते हैं थोड़ा बहुत भी, तो वो जो है सुपीरियर माने जाते हैं एज कम्पेयर टू जो कुछ भी नहीं करते, ठीक है। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ देखते हैं और क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, जबकि करते कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जो है कुछ भी नहीं है, वो लोग जो कि थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं अपने स्टेट के लिए, तो वो फार सुपीरियर एज कम्पेयर टू दोज हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, ओके। तो वो लोगों को कहते हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट करो अपने स्टेट के लिए, ठीक है, अपने स्टेट के लिए कुछ करो, इससे कि आपका स्टेट अच्छा बन सके, क्योंकि विदाउट योर पार्टिसिपेशन स्टेट कांट बी सो गुड, ठीक है। तो जब खुद से पार्टिसिपेट करोगे तभी तो ठीक कर पाओगे अपने स्टेट को। तो वो ये कहते हैं कि अपने स्टेट को आपको सर्व करना चाहिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए, और वो कैसे करोगे, थ्रू गवर्निंग, ठीक है, थ्रू पार्टिसिपेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, सिसरो साइटिंग हिज own public career referred to the ingratitude of the people. Yet, he insisted that the honor and glory he reaped were far greater than the troubles he had faced from the fickleness of the populace. तो दोस्तों सिसरो कहते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो कुछ इतना भी खास नहीं था, यानी लोग उनसे प्रभावित नहीं थे, वो थैंकफुल नहीं थे उनके लिए, कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, सिंपल सा इसका मतलब है। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि जो ऑनर और ग्लोरी मुझे मिली है वो मेरे लिए कहीं ज़्यादा बढ़कर है एज़ कम्पेयर टू माई ट्रबल्स जो कि मैंने फेस करे हैं, ठीक है। कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पसंद नहीं करते किसी को, है ना। तो सिस्टरों को बहुत ज़्यादा ट्रबल्स भी फेस करने पड़े हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि ट्रबल से ज़्यादा मुझे जो ग्लोरी और ऑनर मिला है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो नेगेटिव चीज़ें भी थी उनके लाइफ में, लेकिन उसको वो हटाकर वो कहते हैं पॉजिटिव के बारे में सोचते हैं और पॉजिटिवली बताते हैं कि मेरे लिए उन सभी ट्रबल से बढ़ के ऑनर और ग्लोरी है जो मुझे मिली है। In conclusion, nobody should doubt that Cicero preferred an active political life to other activities of man. He said that the active life of a statesman is more praiseworthy and offer greater fame and glory than the life of a passive onlooker. अब अगर कंक्लूजन में हम बात करें सिसरो की कि सिसरो ने क्या बताना चाहा है स्टेट को लेके, उनका क्या आइडिया है, तो इनका पूरा अगर हम कंक्लूजन दे इन लाइंस का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिसरो जो है एक एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ को सपोर्ट करते थे। एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ का मतलब यही है कि सभी लोगों द्वारा पार्टिसिपेशन किया जाना, ठीक है। वो मानते थे कि जो एक्टिव लाइफ है एक स्टेट्समैन की, स्टेट्समैन कौन होता है, एक राजनेता की, तो जो भी अपने स्टेट के लिए कुछ काम करता है ना स्टेट्समैन, तो वो ज़्यादा प्रेसवर्दी होता है एज कम्पेयर टू वो लोग जो कि कुछ नहीं करते, जो पैसिव ऑनलुकर होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होते हैं पैसिव। पैसिव मीन्स जो सिर्फ देखने का काम करते हैं और सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो गलत है, ये गलत है, जबकि करते खुद से कुछ नहीं है लेकिन फिर गलती निकालते हैं। तो इन लोगों से सबसे ज़्यादा अच्छे कौन है, वो लोग जो कि कुछ अपने स्टेट के लिए करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेसवर्दी है, वो ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो जिससे कि आप अपने स्टेट के लिए कुछ कर सको। स्टेट को अच्छा बनाना है तो आप क्या करो, कुछ करो अपने से, ठीक है। क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हो गया। नाउ अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ सिसरो। सिसरो से कैसे इन्फ्लुएंस हुए, कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से सिसरो से इन्फ्लुएंस हुए लोग, उसको समझते हैं। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। तो ये आपका थर्ड सब टॉपिक है, ठीक है। ये भी आपको पूरा लिखना है अपने आंसर में। देखो, सिसरो वॉज अ गिफ्टेड राइटर विद इंटरेस्ट इन वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट। तो सिसरो एक ग्रेट थिंकर थे, पॉलिटिशियन थे, एक अच्छे ऑरेटर थे, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ एक राइटर भी थे, बहुत अच्छे राइटर थे जिनका वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, ठीक है। एक देखो, हम लोग हैं जिनको एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही अच्छे नहीं हो पाते, वहाँ पे ये 3 4 5 6 फील्ड में इतने अच्छे, वो भी 1 2 या 3 में नहीं, बहुत सारे फील्ड में, और थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ग्रेटेस्ट है ना। तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो, सिसरो वॉज अ गिफ्टेड राइटर, तो मतलब ये बहुत ही अच्छे राइटर भी थे, लिखने का काम भी ये करते थे, ठीक है। और इनका इंटरेस्ट था वैराइटीज ऑफ सब्जेक्ट्स में। हिज राइटिंग्स इन लैटिन सर्वाइव्ड मोर देन अदर राइटर्स ऑफ हिज एज। तो इन्हीं के एज के जो दूसरे राइटर्स थे उनकी लैटिन वर्ड में जो राइटिंग्स थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, पर इनकी राइटिंग सर्वाइव की, ठीक है। किस लैंग्वेज में लिखा था, लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। यूरोप इन द मिडाइवल पीरियड वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ सिसरो। तो यूरोप जो था अपने मिडाइवल पीरियड में
वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ किसके आइडियाज़ से, सिसरो के आइडियाज़ से। ठीक है, पूरा जो यूरोप था सभी लोग इन्फ्लुएंस होते थे सिसरो के आइडियाज़ से। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट देखो, 5 पॉइंट्स है इसमें। His voluminous writings in the form of correspondence influenced the art of writing to the Europe culture. तो वॉल्यूमिनस राइटिंग्स का मतलब क्या होता है? राइटिंग्स दैट इज लॉन्ग एंड डिटेल्ड, मतलब ऐसी राइटिंग जो लंबी हो और डिटेल में लिखी गई हो। तो ये जो लिखते थे ना, वॉल्यूमिनस राइटिंग्स लिखते थे, मतलब जो भी लिखते थे बड़ा बड़ा करके और डिटेल में सब कुछ मेंशन किया करते थे। तो इनकी जो वॉल्यूमिनस राइटिंग्स थी ना, वो जो है इन्फ्लुएंस की थी आर्ट ऑफ राइटिंग को यूरोप कल्चर के। तो जो राइटिंग स्किल थी यूरोप के कल्चर में, वो इन्फ्लुएंस हुई थी इनके वॉल्यूमिनस राइटिंग्स के थ्रू। ठीक है, जो कि किस फॉर्म में होती थी? फॉर्म ऑफ करस्पॉन्डेंस के फॉर्म में होती थी। The popularity of the writings of Cicero can be gauged from the fact that with the invention of printing, his writing was the second book to be printed and the first being the Gutenberg Bible. अब अगर आपको पता ही होगा कि जब इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का पहली बार, ठीक है, किसके द्वारा? जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। ठीक है, तब सबसे पहली बुक जो प्रिंट की गई थी वो थी बाइबल। ठीक है, क्रिश्चियंस की होली बुक बाइबल, इसको प्रिंट किया गया था सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में। उसके बाद जो दूसरी बुक थी वो थी सिसरो की राइटिंग्स, जो कि प्रिंट की गई थी। यानी कि सोच सकते हो कि इनकी राइटिंग्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस समय, कितनी ज़्यादा पॉपुलर थी, है ना। तो जो इनकी पॉपुलैरिटी थी राइटिंग्स की वो इतनी ज़्यादा थी कि हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं, गॉश का मतलब एस्टिमेटेड। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जो ये इनकी सेकेंड बुक थी जॉन के गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में, जो कि प्रिंट हुई थी। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट थे ये सिसरो की राइटिंग्स। ठीक है, ये पॉपुलर बहुत ज़्यादा थे। द स्कॉलर्स ऑफ यूरोप इन लेटर टाइम्स कंसिडर्ड सिसरो एज द ग्रेटेस्ट स्टेटमैन एंड फिलोसफर्स कंबाइंड इन वन। ही इन्फ्लुएंस्ड द कल्चर ऑफ द रेनेसेंस 15 to 16 सेंचुरीज। ये जो रेनेसेंस है ना, पुनः जागरण, ये आपका सेकेंड चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक से रिलेटेड पूरा डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, नाउ जो स्कॉलर्स थे ना यूरोप के, आगे चल के जो स्कॉलर्स हुए सिसरो के बाद, उन्होंने सिसरो को क्या कंसिडर किया? एज अ ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन, यानी एक अच्छे राजनेता और एक फिलोसोफर, यानी चिंतक और विचारक, कंबाइंड इन वन। मतलब एक ही इंसान में स्टेट्समैन की क्वालिटी भी है, फिलोसोफर की क्वालिटी भी है ना। तो इन्होंने ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कल्चर को, रेनेसेंस के कल्चर को इन्फ्लुएंस इन्होंने किया सिसरो ने। ठीक है, 15 to 16 सेंचुरीज मीन्स 15 से लेके 16 शताब्दी के बीच जो रेनेसेंस पीरियड था, उसमें जो कल्चर डेवलप हो रहा था, उसमें सिसरो का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिसरो एक्सप्रेस्ड सम प्रिंसिपल्स दैट बिकम द फाउंडेशन ऑफ लिबर्टी इन मॉडर्न टाइम्स। हिज कंसेप्शन ऑन लिबर्टी बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज 18th सेंचुरी। सिसरो ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए जिससे कि फाउंडेशन होता है लिबर्टी का, यानी फ्रीडम का। इनके जो प्रिंसिपल्स थे, इसमें हमें फ्रीडम के बारे में पता चलता है मॉडर्न टाइम्स के। ठीक है, इनका जो आइडिया था लिबर्टी को लेके, वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का। यानी कि आपको पता है इससे पहले 18th सेंचुरी में क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद जाके फ्रांस क्या बना था? एक नेशन बना था, है ना। तो वो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हुए थे उस टाइम पीरियड में, तो वो उन्हें एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिला था लिबर्टी को लेके। आपको पता है उस टाइम पे लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये आपके जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के की पॉइंट्स थे। इसी को लेके तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहे थे, है ना। तो उसी में से लिबर्टी भी एक था सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो ये लिबर्टी किसका कंसेप्शन था, किसका आइडिया था? सिसरो का। ठीक है, तो सिसरो ने क्या किया? सिसरो ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी दिए लिबर्टी को लेके, जो कि आगे चल के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का। ठीक है, क्रांतिकारियों का। नो लेस क्रिटिसिजम्स वर ऑल्सो शोवर्ड ऑन हिम। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ हाइपोक्रेसी, who when it suited him showed public support for popular causes that despites privately। अब देखो, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक है, अच्छे थे ये, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए लोग इनसे, और कुछ लोग थे जो कि इनको क्रिटिसाइज भी करते थे। क्रिटिसाइज करने वाले लोग वही लोग थे जिनको लगता था कि उनका जो जॉब है, उनका जो बिजनेस है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जो लोग थे जो कि गलत अपना जो है लोगों के सामने फैला के बैठे हुए थे कि इस तरीके से उस तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप देख लो यहाँ पे जो चर्च में जो प्रीस्ट लोग होते थे, ठीक है, उन्होंने इंटरप्रेट किया हुआ था लोगों को बाइबल के बारे में, जो लिखा गया है उसको ना बता के उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई। ठीक है, जैसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपको अपने पाप धोने हैं तो आप क्या करो, एक टिकट खरीद लो हमसे पैसा दे के, इससे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैलाई हुई थी गलत गलत। ठीक है, और लोग उससे उसको सोचते थे कि ये सही है। तो अब जब
सिसरो आए, उन्होंने अपने राइटिंग्स में बताया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, है ना। तो अब लोग क्या है भाई, सीख रहे हैं उनसे कि अच्छा ये सही है, ये गलत है। तो इससे क्या होगा, जो वो सीखेंगे कि अच्छा ये गलत चीज़ है, तो लोग क्या करेंगे, फिर उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो इससे जो बाकी लोग जिन्होंके थ्रू उनका बिजनेस चल रहा था, जिनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था, पैसा ही पैसा था, जो कि लोगों को भड़का के, लोगों को गलत राह पिला के वो सब काम कर रहे थे, तो उनका तो ख़त्म हो जाएगा ना वो काम। तो इस वजह से वो लोग, जो लोग थे, प्रॉपर्टी क्लासेस वाले लोग थे, ये सब क्या करते थे, इनको क्रिटिसाइज़ भी करते थे। ठीक है, ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे इनको, और उन्होंने जो है इनको हिपोक्रेसी के नाम पे भी एक्यूज कर दिया गया। इन पे आरोप लगाया कि ये हिपोक्रेसी करते हैं, मतलब ये गलत है, फ्रॉड है। ये सिसरो कौन है, फ्रॉड है, ये जैसे दिखते हैं, जैसा बताते हैं, वैसे ये है नहीं। ठीक है, ऐसा भी उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था। तो इनको पब्लिक सपोर्ट के साथ साथ क्रिटिसिजम्स भी मिले थे बहुत सारे। सो दैट वॉज योर यहाँ तक आंसर। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ आएगा, सिसरो वाला। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द न्यू मोनार्की। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसको मार्क कर लेना अपने बुक में, व्हाट इज न्यू मोनार्की। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द न्यू मोनार्की। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और इसमें आपको पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, जहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगी और जहाँ पे ये टॉपिक एंड होगा। ओके, इसके 2 आइडियोलॉजीज है जिसको हम पढ़ेंगे, दैट इज सेंट्रलाइजेशन और एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे कि न्यू मोनार्की क्या है, इसमें क्या क्या हुआ, उन सबको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इन द 16th सेंचुरी अ न्यू ईपोच डॉन्ड इन यूरोप। देखो 16th सेंचुरी में क्या हुआ था, 16th सेंचुरी में एक नया युग आया था यूरोप में। ठीक है, न्यू ईपोच का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। इसका मतलब होता है एन इवेंट और अ टाइम दैट बिगिंस अ न्यू पीरियड और डेवलपमेंट। यानी एक ऐसा समय की शुरुआत होना जिसमें नया समय आए, डेवलपमेंट हो, मतलब एक नया युग होना। ठीक है, मतलब किसी एक आप टाइम पीरियड से किसी दूसरे टाइम पीरियड में जा रहे हो जहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट का पीरियड स्टार्ट हुआ था यूरोप में 16th सेंचुरी से। ठीक है, नन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रिमेन्ड इम्यून फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ सच एन एटमॉस्फेयर। लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हमारा नहीं बचा था जो कि इन्फ्लुएंस ना हो इस एटमॉस्फेयर से। यानी ये जो नया समय आया था, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ था, तो ये जो डेवलपमेंट हुआ था ना, तो ऐसा वातावरण बन चुका था यूरोप के हर एक जगह पे जहाँ पे लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को आप नहीं बोल सकते कि ये छूटा हुआ हो इस डेवलपमेंट से। ठीक है, तो हर जगह आपको ये नया सिस्टम देखने को मिलेगा, ये जो नया डेवलपमेंट हुआ था वो देखने को मिलेगा। अब ये डेवलपमेंट क्या था उसी को देखेंगे हम, डेवलपमेंट क्या हुआ था। ओके, सोशल चेंजेस गेव राइज टू न्यू पॉलिटिकल थिंकिंग। अब जो समाज में जो परिवर्तन हुए, ठीक है, सामाजिक जो परिवर्तन हुए, उसने एक नया जो है पॉलिटिकल थिंकिंग को जन्म दिया। ठीक है, विचार को जन्म दिया। द फीचर ऑफ द मिडल एजेस दैट हैड कंटिन्यूड फॉर सेवरल सेंचुरीज वेयर ऑन द वेन। अब जो फीचर्स थे मिडल एजेस के, वो कई सालों तक, मतलब कई सेंचुरीज तक, कई शताब्दियों तक रहे। तो वो जो मिडल एजेस के जो चल रहे थे फीचर्स, वो अब खत्म हो चुके थे, वीकर हो चुके थे। वेन का मतलब होता है वीकर, यानी कमजोर पड़ जाना। ठीक है, अब जब वो वीकर हो जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन वो खत्म भी हो जाएंगे, राइट। In its place, tendency towards greater cohesion within the territory of different national groups appeared. अब ये जो टेंडेंसी थी, अब वो टेंडेंसी क्या आई, मतलब क्या चीज़ आई, ग्रेटर कनेक्शन हुआ। कोहेशन का मतलब होता है कनेक्शन। ठीक है, तो एक ग्रेटर कनेक्शन देखने को मिला हमें टेरिटरीज के बीच में ऑफ डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स, मतलब अलग अलग नेशनल ग्रुप्स थे, अलग अलग मान लो नेशनल ग्रुप्स है, अब उनके बीच क्या हो रहा है, हमें कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। मान लो ये कोई अलग नेशनल ग्रुप है, ये कोई अलग नेशनल है, ये कोई अलग नेशनल ग्रुप, मतलब अलग अलग नेशंस थे। ठीक है, अलग अलग टेरिटरीज थी, अलग अलग जगह थी, जो कि अब क्या हो रही है, वो एक साथ कनेक्ट हो रही है। ओके, सच टेंडेंसीज वर इनकरेज्ड बाय द रूलर्स। और ये जो टेंडेंसीज है, ये जो कनेक्शन जो हम देख रहे हैं, ये किसने इनकरेज किया था, रूलर्स ने इनकरेज किया था। जो राजा थे उस समय के, उन्होंने इन टेंडेंसीज को इनकरेज किया था। ये जो नए बदलाव है इनको शुरू किया था। द रूलर्स लैंड सपोर्ट फॉर दे वांटेड टू इंक्रीज देयर पर्सनल पावर। अब यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मार्क डाउन करना। ठीक है, ये जो रूलर्स थे ये सपोर्ट क्यों कर रहे थे इस चीज़ को, ये सपोर्ट इसलिए कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू इंक्रीज देयर पर्सनल पावर, क्योंकि वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते थे। पावर कैसे बढ़ेगी, जब उनके पास पूरा कंट्रोल होगा। ठीक है, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, जब उनके पास सारे पावर्स, सारे जो भी कुछ है ना, जब सब कुछ उनके हाथ में होगा,
तो तब जाके उनकी पावर ज़्यादा होगी, है ना। तो वो अपने पावर को इंक्रीज़ करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो डेवलपमेंट वो ला रहे थे, ये जो चेंजेस वो ला रहे थे, वो अपने फ़ायदे के लिए ला रहे थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ऑफ, ठीक है। Of course, such an attitude of the rulers was the result of the contemporary economic changes. अब ये जो changes वो ला रहे थे ना रूलर्स, ये जो इनका attitude था जिसमें वो changes ला रहे अलग अलग, तो इससे हमें पता है कि इससे economic changes भी आएगा, हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी बदलाव आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी समाज में कोई बदलाव आता है, पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे जब बदलाव आता है, तो इकोनॉमिकली भी बदलाव आते ही है ना। इन शॉर्ट, increase in the production and expansion of trade and commerce encourage the rulers to become more powerful. तो अगर शॉर्टली हम बताएं कि कैसे इकोनॉमिक में चेंजेस आएंगे, तो होगा ये कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा ट्रेड का। किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल छोटे से समझते हैं जिससे आपको समझ आए, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि टोमेटो है, ठीक है। टोमेटो का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अगर एग्रीकल्चर में मुनाफा ज़्यादा होगा, टोमेटो ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होंगे, तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा ट्रेड का, यानी कि वो फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, वहाँ से फिर उससे अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी और वो जब बिकेंगी बाहर जाके तो उससे पैसा आएगा। तो ट्रेड बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का, है ना, कॉमर्स का। तो यानी ऐसा ही होता है कि जब प्रोडक्शन होगा इंक्रीज़, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा किसी भी चीज़ का, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ट्रेड का भी एक्सपेंशन होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, है ना। तो ये रूलर्स को क्या बनाएगा, इस चीज़ से रूलर्स और ज़्यादा पावरफुल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन और एक्सपेंशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए, है ना, ताकि जो रूलर्स की पावर है वो बढ़े या फिर देश का विकास हो सके, ठीक है, देश की पावर बढ़े। द रूलर्स ऑफ यूरोप वॉन्टेड टू स्टैब्लिश न्यू सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। तो जो रूलर्स थे ना यूरोप के, वो क्या चाहते थे, वो स्टैब्लिश करना चाहते थे एक नया सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की को। अब ये देखो, ये 3 शब्दों से मिलके बना है, 3 शब्दों को बड़े अच्छे से समझते हैं। देखो, सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड का मतलब अपने हाथों में पावर ले लेना। एक सेंट्रलाइज्ड मीन्स सेंटर के पास पावर होगी, सिर्फ एक के पास पावर होगी, ठीक है, मतलब अपने हाथों में सारी पावर ले लेना, दैट इज सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है, 100% मोनार्की, ठीक है, यानी पूरा का पूरा मोनार्की सिस्टम होगा। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की लिखा ही हुआ है, यानी एब्सोल्यूटिस्ट में होता यह है कि जो राजा होता है वो ना सिर्फ अपने बारे में सोचता है और इसमें वो अपने पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है, अपने धन संपत्ति को इंक्रीज़ करना चाहता है। 100% मोनार्की होगी और राजा के पास पूरी पावर होगी, वो किसी के हाथ में कोई पावर नहीं देगा, खुद के पास पावर रखेगा, दैट इज सेंट्रलाइज्ड एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। अपने हाथों में ले लेना मतलब जो भी पावर है वो उनके हाथ में है सिर्फ, ठीक है, और पूरी मोनार्की रहेगी और इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। नाउ आगे देखो, टू एक्सप्रेस इट इन अ डिफरेंट मैनर इन द न्यू मोनार्की द रूलिंग किंग वॉज सक्सेसफुल इन ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूडल नोबल्स एंड वॉज एबल टू सेंट्रलाइज पावर इन हिज ओन हैंड्स। He could establish control over the military forces, economy and so on. देखो क्या है, अब न्यू मोनार्की कैसे हम बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं मोनार्की कोई नया कॉन्सेप्ट है, मोनार्की इससे पहले भी है, पास्ट में रह चुका है ना। तो ये नया मोनार्की कैसे हुआ, ठीक है। मोनार्की आप सभी जानते हैं जहाँ पे रूलर्स क्या करते हैं, रूल करते हैं और प्रजा जो है उनके पास पावर नहीं होती कि वो अपने रूलर को खुद चुन सके, ठीक है। तो मोनार्की फॉर्म में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, ऐसा करके बनते रहते राजा, है ना। और प्रजा के पास तो पावर होती नहीं है कि वो अपना राजा खुद चुन सके, ठीक है, जैसा राजा बोलेगा वैसे प्रजा को करना पड़ेगा। तो ये होता है मोनार्की। ना ये नया मोनार्की कैसे हुआ, फिर न्यू मोनार्की क्यों कहा गया इस टॉपिक को, बिकॉज इसमें जो रूलिंग किंग है, जो राजा जो शासन कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो चुका है किस चीज़ में, ओवरकमिंग करने में अपने चैलेंजेस को, यानी वो सारी दुविधाएं जो कि उसके रास्ते में पड़ रही थी कि भाई उसके पास पूरी पावर होनी चाहिए, उसके हाथ में पूरी पावर होनी चाहिए, ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट पावर होनी चाहिए। तो वो जो पावर है उसको पाने में जो बाधाएं आ रही थी उसको उसने ओवरकम कर दिया, ठीक है, उसको उसने क्या कर लिया, हटा दिया। तो इस वजह से इसको न्यू मोनार्की कहा गया है। अब जैसे फ्यूडल नोबल्स है, ठीक है, पहले क्या होता था कि राजा लोग क्या करते थे, अपनी छोटी छोटी जगह होती थी उनको किसको दे देते थे, सामंत लोगों को दे देते थे कि वो लोग क्या करेंगे, उसको देख रेख करेंगे, वहाँ से जितना भी टैक्स आएगा लोगों से लेंगे, कलेक्ट करेंगे और फिर राजा के हाथों में देंगे, ठीक है। इस तरीके से सब जो फ्यूडल नोबल्स वगैरह का सिस्टम था, ज़मींदारी सिस्टम था, तो उस सबको उन्होंने क्या किया, उससे भी प्रॉब्लम्स होती थी राजा को कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर उसे पता नहीं चलता था ना कि फ्यूडल नोबल्स भी कभी कभार अगर कभी घपला कर दे, है ना, कि भाई टैक्सेस इतना मिलना चाहिए लेकिन राजा के पास कमी जा रहा है। तो ये सारी जो दुविधाएं थी ना, उन सबको इन्होंने पार किया है राजाओं ने,
ठीक है, और अपने हाथ में पूरी पावर ले ली, पूरी सेंट्रलाइज्ड पावर उनके हाथ में है, ठीक है। और इस पावर के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं मिलिट्री फोर्सेस पे भी, ठीक है। उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया मिलिट्री फोर्सेस में भी, मतलब मिलिट्री फोर्सेस में भी उनके पास पावर है, इकोनॉमी में भी पावर है, ठीक है। एंड इस तरीके से पूरी हर जगह पे, हर एक क्षेत्र में उनके पास पावर है। द पावर ऑफ द पार्लियामेंट्स वॉज reduced, जो पार्लियामेंट की पावर थी उसको कम कर दिया गया, क्योंकि अगर पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इससे राजा के पास पावर होगी क्या, राजा के पास पूरी पावर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पार्लियामेंट की पावर को भी उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मैंने मार्क करे है ना, ये ब्लैक से पेंसिल से, ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर में लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मोनार्की वॉज मच मोर रैपिड इन द वेस्टर्न यूरोप रेदर देन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप के कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा न्यू मोनार्की ने इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो फैली है, तो दैट इज़ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है न्यू मोनार्की को लेके। अगर बात करें दूसरे क्षेत्रों की यूरोप के, तो वहाँ पे कम हुआ है, लेकिन वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा हुआ है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अ डिस्कशन ऑन द डेवलपमेंट इन इंग्लैंड विल बी रेलिवेंट। तो इंग्लैंड का आप जो है डेवलपमेंट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये न्यू मोनार्की का सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ अब ये जो न्यू मोनार्की है, इससे दो आइडियोलॉजीज निकल के आई है। वो दो आइडियोलॉजीज क्या है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है। इन दोनों आइडियोलॉजीज को भी आपको क्या करना है, अपने आंसर में मेंशन करना है। देखो सेंट्रलाइजेशन सिंपल सा मीनिंग है इसका, इतना जो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है ना, इसका सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि सेंट्रलाइजेशन मीन्स अपने हाथों में पूरी पावर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एब्सोल्यूटिज्म का मीन्स 100% मोनार्की, यानी नॉट टू रीडिस्ट्रीब्यूट, यानी अपनी पावर को फिर रीडिस्ट्रीब्यूट ना करना, क्योंकि अगर हम अपनी पावर को बांट देंगे तो इससे हमारे पास पूरी पावर थोड़ी ना रहेगी। पावर बांट देना मीन्स हाथ में पूरी पावर ना होना, बटी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी पावर को अपने हाथ में ले लिया, उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उस पावर को, ठीक है। सो ये दो आइडियोलॉजीज हैं न्यू मोनार्की की, ठीक है। न्यू मोनार्की की ये दो आइडियोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पर ये बेस्ड है न्यू मोनार्की आपका, ठीक है। द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द न्यू मोनार्की वर सेंट्रलाइजेशन एंड एब्सोल्यूटिज्म। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन, यानी अपने हाथों में पावर, पूरी हाथों में अपनी पावर होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन मेंट ग्रेटर कोहेशन, कोहेशन का मतलब होता है कनेक्शन within the territories of various national groups that had appeared during the foundation of the modern age. For many centuries, feudal tendency was on the wane. The new tendency that developed instead was development of greater cohesion among the people within a nation state. This was also necessitated due to increase in productivity and expansion of commerce. मीन्स सेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, सेंट्रलाइजेशन में कनेक्शन करवाया जाएगा टेरिटरीज का, जो अलग अलग नेशनल ग्रुप्स हैं उनकी टेरिटरीज को मिलाया जाएगा, उनके साथ कनेक्शन बनाया जाएगा, जो कि फाउंडेशन करेगी मॉडर्न एज का, एक नए युग का, ठीक है। फॉर मेनी सेंचुरीज जो फ्यूडल टेंडेंसी थी वो चल रही थी, ठीक है, सामंतवाद चल रहा था, उसको अब क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, उसको वीकर कर दिया जाएगा। वेन मीन्स वीकर कर देना, उसको कम कर दिया जाएगा, ठीक है। जो इतने सेंचुरीज से, इतने शताब्दियों से चल रही थी फ्यूडल टेंडेंसी, अब उसको कम कर दिया जाएगा। एक नई टेंडेंसी लाई जाएगी, एक नया आइडिया लाया जाएगा जिसमें डेवलपमेंट होगा बड़े स्तर पे। इसमें क्या होगा, लोगों को, नेशन स्टेट्स को, जो नेशन स्टेट में जो लोग हैं उन सबको कनेक्ट करवाया जाएगा, उन सबको मिलवाया जाएगा। ये ज़रूरी इसलिए है जिससे कि प्रोडक्शन और एक्सपेंशन हो कॉमर्स का, ठीक है। जब लोग एक दूसरे से मिलेंगे आपस में, नेशन स्टेट्स का क्या होगा, कनेक्शन होगा। मान लो एक कंट्री है, दूसरी कंट्री है, उनके बीच फ्रेंडशिप होगी, उन दोनों का लेन देन होगा, तो उसी से तो क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा ट्रेड कॉमर्स का, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने बोला करने को, ठीक है। कि भाई जो नेशन स्टेट्स है उनके बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, उनके लोगों के बीच कनेक्शन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, एक तरीके से लेन देन होना चाहिए, जिससे कि एक्सपेंशन हो ट्रेड एंड कॉमर्स का। दिस इज सिंपल, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मीन्स 100% मोनार्की होनी चाहिए, ठीक है। जो पावर है वो रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगा, पावर फिर फुल कैसे होगी, है ना। साइमल्टेनियसली विद सेंट्रलाइजेशन द रूलर्स इनकरेज्ड सच कोहेशन टू एक्सटेंड देयर पर्सनल पावर। सेंट्रलाइजेशन के साथ साथ वो लोग एब्सोल्यूटिज्म को भी साथ साथ लेके चल रहे थे, जिससे कि उनका पर्सनल पावर क्या हो, बढ़ता चले। After the rulers would overcome challenge of the feudal nobility, the aim of the ruling kings was to reduce influence of the institutions that stood as barrier to their acquiring absolute power. Rulers क्या कर रहे थे,
रूलर्स जो है अपने जो भी चैलेंजेस है, जो भी परेशानियां हैं, उनको कम करने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि उनकी पावर एब्सोल्यूट हो सके। जैसे नॉबिलिटी, ये जो सामंतवादी था, इसको इन्होंने कम किया, जो कि एक चैलेंज बन के आ रहा था इनके सामने। फिर जो भी इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस लाइक आप मोनेस्ट्रीज देख लो। अभी हम पढ़ेंगे थॉमस क्रॉमवेल और किंग हेनरी 8 के बारे में, जिसमें हम मोनेस्ट्रीज के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से किंग हेनरी 8 ने डिस्ट्रक्शन किया मोनेस्ट्रीज का। मोनेस्ट्रीज मीन्स रिलीजियस बिल्डिंग्स, जो चर्च वगैरह होते थे, तो उनका उन्होंने इन्फ्लुएंस कम करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि ये एक एज अ बैरियर काम कर रहा था उनके पावर को एक्वायर करने में, ठीक है। तो उससे उनके पास पूरी पावर नहीं मिल पा रही थी उन्हें, क्योंकि क्या होता था ना उस टाइम पे कि चर्च को बहुत ज़्यादा माना जाता था, है ना। मोनेस्ट्रीज जो होती थी, रिलीजियस मोनेस्ट्रीज, उनको ज़्यादा माना जाता था, लोग उनको ज़्यादा मानते थे, है ना। और वहाँ पे क्या होता था, पैसा भी बहुत ज़्यादा जाता था, तो इससे पावर राजा के पास ज़्यादा नहीं हो पाती थी। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस थे ना, उन्होंने उनका डिस्ट्रक्शन किया, उनका एंड किया, जो कि एज अ बैरियर काम कर रहा था उनके पावर को गेन करने में, ठीक है। तो उन्होंने उन इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करवाया ताकि उनके पास 100% पावर हो, ठीक है, सिंपल। अभी जब हम किंग हेनरी 8 के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को क्या किया गया, ख़त्म करवाया गया, ठीक है, उसको रिड्यूस करवाया गया, उसके इन्फ्लुएंस को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, न्यू मोनार्की वाला। और इसके जो 2 आइडियोलॉजीज है इंपॉर्टेंट, सेंट्रलाइजेशन एंड एब्सोल्यूटिज्म, ये समझ आया होगा। तो यहाँ तक आपका ये आंसर होगा, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हो, बट ज़्यादा शॉर्ट मत करना, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ओके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।